हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है वो सोल्व कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए जो आगे क्वेश्चन नंबर 11 to 17 है वो कैसे सोल्व होंगे, क्या मेथड रहेगा। अब यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर 11 to 17 में क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि हमें सिंपली उसको सिर्फ सोल्व करना था कि एक इक्वेशन गिवन होती थी, उसके बाद हमें उसकी ट्राजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करनी थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 की स्टेटमेंट में देखिए, सो दैट दिस सिस्टम ऑफ कन्फोकल एंड कोएक्सियल पैराबोलास, ये इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। अब इसको हमें सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, लेकिन यानी कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी नहीं निकालनी, हमें ये प्रूव करना है कि सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर? तो उसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 4ax हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका डेरिवेटिव 4 आएगा, 4a स्क्वायर डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। तो ये क्या होगा 2/4, जिसको मैं क्या लिखता हूँ y/2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये a के इक्वल आया। ये स्टार्टिंग में जो गिवन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड होगी। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई a के साथ कर दो, a की वैल्यू है y/2 dy बाई डी एक्स और इनटू में ये क्या है x प्लस a की जो वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे y/2 और यहाँ dy बाई डी एक्स, जहाँ a था हमने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से 2 जा 4 हुआ 2y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2y की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 2xy यहाँ dy बाई डी एक्स होगा। 2y की मल्टीप्लाई y के साथ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, y इंटू y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। अभी हमें प्रूव करना है इसको सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। आप देखिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में स्लोप किसको डिनोट कर रहा है, dy बाई डी एक्स है ना स्लोप, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dy। ठीक है ना, इसको माइनस में पुट कर देंगे तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर? प्लस वाई स्क्वेयर इंटू यह आएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई और कंप्लीट का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ तो नेगेटिव का स्क्वायर है, वैसे ही पॉजिटिव हो जाना है, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ वैल्यू आएगी वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ से y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा dx अपॉन dy। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कोई भी इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अगर किसी भी नंबर से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या बोथ साइड डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी। यहाँ से ये ऑपरेशन है यूक्लिड के एग्जाम से क्लास 9th के अंदर आए थे। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड्स बाय डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर से। ध्यान से देखना डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिया है, डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं है ये। तो ये वाई स्क्वायर इंटू ये होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 2xy है, माइनस 2xy है। अब यहाँ स्क्वायर था अभी वाई स्क्वायर और ये साथ में क्या था स्क्वायर था। ठीक है ना, तो माइनस 2xy। अब एक dy बाई डी एक्स करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अकेला एक बचेगा ना, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस
वाई स्केयर। अब ये dx अपॉन dy का होल स्केयर है, dy अपॉन dx, तो dx का स्केयर dy का स्केयर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा, वाई स्केयर बचेगा। इसको 2xy को लेफ्ट साइड ले आओ, तो वाई स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट का होल स्केयर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 थी, तो इक्वेशन इसको हमने मान लिया थर्ड, ये है इक्वेशन फोर्थ। अब ध्यान से चेक करके बताइए क्या थर्ड और फोर्थ कोई अलग है, इक्वेशन तो एक ही जैसी है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। अब जो मेन मुद्दा है इसको सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव करने का वो क्या था, देखिए स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन से हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्लोप को नेगेटिव से यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई पुट करते हैं, उससे क्या आता है, एक अलग ही इक्वेशन हमें मिलती है, ठीक है ना, कि वो क्या होगी, उसके ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी होगी। अब ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, स्लोप भी -1 डिवाइड में यानी कि माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई पुट कर दिया, मैंने बताया था आपको, लेकिन ऐसा पुट करने के बाद भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही आ जाती है, क्लियर, जो यानी कि पहली इक्वेशन की थी। अब अगर इसी देखो यहां से जो गिवन थी, ये गिवन इक्वेशन से ये है एक सिंपल इक्वेशन जो स्टार्टिंग में गिवन है, एक सिंपल इक्वेशन या जनरल इक्वेशन बोल सकते हो। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद अब ये चेंज हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने स्लोप चेंज किया, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये फोर्थ वाली बन चुकी है, अगर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे ये वही नहीं इक्वेशन आ जाएगी, खुद ही की इक्वेशन आ जाएगी ना, तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल हुई कि नहीं। तो यहां से वी सी that equation 3 and equation 4 are identical। अब ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, thus the given equation is self orthogonal। क्या होगी, सेल्फ ऑर्थोगोनल हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपली। अब मुद्दा समझो, सिंपल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, स्लोप भी चेंज कर दिया, उसके बाद फिर वही होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका इंटीग्रेशन कर लेना, बाद में फिर यही आ जाएगा, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी खुद ही की बन रही है ना, ये तो खुद ही की बन रही है, तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा इस तरीके से। तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल के मैंने एग्जांपल भी पूछे थे जब बेसिक करवाया गया था, भी कोई एग्जांपल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो किसी ने लिखा नहीं, तो ये एक एग्जांपल आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद देखिए जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 11 थे, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व किए और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व किया, उसमें था ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन जो अब क्वेश्चन नंबर 12 to क्वेश्चन नंबर 17 आने वाले हैं उसमें चेंज है, यहाँ ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो सिंपल फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह, और उसके बाद आपने उन इक्वेशन को, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, एंगल की रिस्पेक्ट में भी आपने रिप्रेजेंट किया था कि एंगल्स अगर गिवन हो, यानी कि स्लोप का एंगल गिवन हो, दिस मीन्स हम उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी कि जहां भी अब आपको ये पोलर वर्ड दिखाई देगा, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमें इक्वेशन गिवन होगी वो थीटा की रिस्पेक्ट में गिवन होगी, वहां वेरिएबल एक्स वाई की जगह साथ में क्या मिलेगा, थीटा। यानी कि पोलर का मीनिंग क्या होता है, किसी भी कर्व को या किसी भी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एंगल रिप्रेजेंट करना। और पहले क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कहीं भी एंगल थीटा नहीं आया था, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब जो भी आगे इक्वेशन गिवन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा गिवन होगी। तो इसका सारा वर्किंग रूल एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप से हम आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि लेट द गिवन फैमिली ऑफ पोलर कर्व्स बी फाई ऑफ आर थीटा सी। अब पहले जो इक्वेशन थी उसमें यहाँ क्या होता था, एक्स वाई और सी क्या था, पैरामीटर था, लेकिन अब आर क्या है, आर एक यूनिट डिस्टेंस है। अब जो इक्वेशन गिवन होगी वो आर थीटा और सी यानी कि कांस्टेंट या पैरामीटर बोल सकते हो आप, इसकी फॉर्म में गिवन होगी।
अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, पहले हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड एलिमिनेट पैरामीटर सी, और जो भी पैरामीटर होगा उसके अंदर उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। जैसे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया था, डेरिवेटिव किया, ए रिमूव कर दिया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब आपने इस पैरामीटर सी को रिमूव करना है, यानी कि गिवन इक्वेशन में से और ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से। अब आप अगर सी रिमूव करोगे तो डेरिवेटिव करना अपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ आर भी आएगा उसमें, थीटा भी, और थीटा का जो आर का डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, थीटा। तो ये होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली। यानी कि इक्वेशन 1 की ये जो इक्वेशन 2 आई है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। स्टार्टिंग में सिंपल इक्वेशन थी, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल है और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट टू द कर्व के बीच में अगर किसी पॉइंट आर कोमा थीटा पे हमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। डी थीटा अपॉन डी आर किसको डिनोट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, और इसकी मल्टीप्लाई हम यूनिट रेडियस के साथ, जो यूनिट लेंथ है उसके साथ कर देते हैं, जो आर गिवन होगी। तो ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आया था। उसके बाद अब ये जो स्लोप है, ये जो वैल्यू है ये किसकी होगी, जो गिवन इक्वेशन होगी वहां से हमें वैल्यू मिली। लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री हमें निकालनी है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली जो इक्वेशन है इसकी हमने क्या निकालनी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और इस स्लोप दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि आर डी थीटा बाय डी आर, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -1 आए, ऐसा ही है। तो r डिवाइड में जाएगा और ये डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, सिंस द टेंजेंट टू द कर्व एंड इट्स ट्रेजेक्ट्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा। उसके बाद है यानी कि जैसे r डिवाइड में चला गया और डी आर अपॉन क्या हो गया, डी थीटा। अब ये जो m है ये किसका स्लोप होगा, यानी कि m क्या होगा यहाँ, वेयर m इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड ट्रेजेक्ट्रीज। ऊपर क्या था, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि ये जो गिवन है उसके बीच का एंगल था। लेकिन यहाँ क्या है, रेडियस वेक्टर और ट्रेजेक्ट्री के बीच का एंगल है, किस पॉइंट पे, r कोमा थीटा पॉइंट पे। तो यहाँ से -1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जो ये जैसे पहले था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dy बाई dx की जगह -dx अपॉन dy पुट कर देते थे। अब आपने क्या पुट करना है, ये जो r डी थीटा बाई डी आर है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड ट्रेजेक्ट्रीज ऑब्टेन आर डी थीटा अपॉन डी आर को हमने क्या पुट कर दिया, -1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा। या तो ये आप लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, आर इस साइड आएगा तो आर स्क्वायर और नेगेटिव भी आ जाएगा, यानी कि -r² डी थीटा अपॉन डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा के। ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये भी आप पुट कर सकते हैं और ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आप स्लोप को, यानी कि स्लोप को चेंज कर दोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। मान लिया वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई है, ट्रेजेक्ट्री की, एफ ऑफ आर थीटा -r² डी थीटा अपॉन डी आर की फॉर्म में आएगी। लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ट्रेजेक्ट्री की सिंपल इक्वेशन निकालनी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब ये जो गिवन इक्वेशन आई है थर्ड, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो ये है सारा प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप में एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो होगी फाई आर थीटा सी, उसका अपने डेरिवेटिव करना है, सी जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद आर डी थीटा बाई डी आर की जगह क्या पुट करना है, -1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा, या फिर ये सेकंड केस। वहां से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, लास्ट स्टेप फिर वही इंटीग्रेशन। यानी कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह पोलर कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स वाई की जगह बस अब आपको आर थीटा और सी मिलेंगे। इतना सा चेंज आया है, बाकी के सारे स्टेप्स एज इट इज रहेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये जो वर्किंग रूल है इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सीरीज ऑफ द कर्व r इक्वल टू a प्लस साइन 5 थीटा। अब ये जो फॉर्म गिवन है ये पोलर फॉर्म के अंदर है। यहाँ से द गिवन इक्वेशन इज वो है r इक्वल टू a प्लस साइन 5 थीटा।
अब जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया था वो क्या था कि जो इसमें पैरामीटर गिवन है ए, उसको हमने एलिमिनेट कर देना भी। तो स्टार्टिंग में हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो डी आर अपॉन डी थीटा हुआ, ए कॉन्स्टेंट है तो 0 साइन 5 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 इंटू कोस 5 थीटा, ठीक है ना, एंगल का डेरिवेटिव 5 साथ में होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया कि सिंपल इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लिया और यहाँ से जो पैरामीटर ए है वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर था कि ये जो डी आर अपॉन डी थीटा है इसको हमने पुट करना था माइनस आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी आर, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लिखा था ना वो यहाँ 1/r था कि 1/r डी आर अपॉन डी थीटा को इस तरीके से माइनस आर डी थीटा अपॉन उस r की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर स्क्वायर हो गया। वो दो केस जो मैंने आपको बताए थे। तो अब ये जो डी आर इसको हमें इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर होगा इक्वल टू 5 कोस 5 थीटा। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ से ये अलग अलग हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के ऐसे सोल्व करना आपने। तो यहाँ से देखिए जो ये थीटा वाली स्टेटमेंट है वो यहाँ डिवाइड में ले आते हैं तो डी थीटा अपॉन ये क्या हुआ 5 को उधर ही रहने दो, ये हुआ कोस 5 थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये नेगेटिव भी इसी साइड रख लो या फिर इस तरीके से हम कर लेते हैं कि डी आर उस साइड गया तो 5 एज इट इज़ डी आर और ये क्या हुआ माइनस का आर स्क्वायर, तो माइनस का आर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करना है इंटीग्रेशन। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/cos 5 थीटा का डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड 5 थीटा और डी थीटा इक्वल टू, ये 5 कॉन्स्टेंट है तो 5 को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल -1/r स्क्वायर और ये क्या हुआ डी आर, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सेकेंड थीटा यानी कि सेकेंड 5 थीटा प्लस टेंजेंट 5 थीटा और इनटू में ये जो डिवाइड में आएगा एंगल का डेरिवेटिव 5 थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा 5 इक्वल टू, अब यहाँ 5 एज इट इज़ है -1/r स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है 1/r का, तो यहाँ से 1/r और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है -1/r स्क्वायर, ये पॉजिटिव का होता है 1/r का, यानी कि जैसे -2 पावर करोगे +1 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या ले लेते हैं c ले लेते हैं। क्लियर। उसके बाद अब इस 5 की राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मैं आगे लिख देता हूँ उसको log ऑफ सेकेंड 5 थीटा प्लस टेंजेंट 5 थीटा, टेंजेंट 5 थीटा इक्वल टू, अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 25/r प्लस, अब 5 की मल्टीप्लाई c के साथ भी होगी, इसको c1 लिख लेते हैं तो 5c1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में हम इसको क्या बना देंगे c बना देंगे। अब जो r है r एलसीएम लोगे तो ये log ऑफ सेकेंड 5 थीटा प्लस टेंजेंट 5 थीटा, यहाँ से वैल्यू आएगी 25 प्लस 5c1r लिख सकते हो उसको। तो लेफ्ट साइड ले आओ सभी को log ऑफ, और यहाँ जो डिवाइड में एलसीएम था r की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे r सेकेंड 5 थीटा प्लस ये टेंजेंट 5 थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा 25 और माइनस में क्या आएगा 5c1r इक्वल टू 0। अब ये 5c1 अगर यहाँ c लिखना है तो c लिख सकते हो, या फिर 5c1 की जगह आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो c। अब ब्रैकेट में एक चीज़ लिख देनी है वेयर 5c1 इक्वल टू हमने क्या लिया सम कॉन्स्टेंट c के। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। अब जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी थी वो आई r इंटू में log ऑफ सेकेंड 5 थीटा प्लस टेंजेंट 5 थीटा -25 माइनस सी आर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अब वर्किंग रूल के साथ आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बीच में जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है डियर स्टूडेंट्स, वो एक बार आप खुद ट्राई करोगे, अगर वो सोल्व ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF का लिंक है वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ द सीरीज स्पाइरल r इक्वल टू a टू द पावर थीटा वेयर a वेरीज। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज निकालनी है। और जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन है r इज इक्वल टू a टू द पावर थीटा, जहाँ a कोई भी कॉन्स्टेंट है जो वेरी करेगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि r इज इक्वल टू a थीटा, ये किस टाइप का फंक्शन है जो a टू द पावर थीटा लिखा है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्टली डेरिवेटिव ना करके हम क्या करते हैं, लोगरिथम लेके उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, टेकिंग log फंक्शन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड जब आप log फंक्शन लोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी log r इक्वल टू जो थीटा पावर है वो आगे, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी log a। अब जब a कांस्टेंट है तो log a भी क्या होगा, कांस्टेंट। आप इसको डिफरेंशिएट कर देने में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा log r का जो डेरिवेटिव होगा 1/r इंटू में dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा तो log a तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या आया log a। इसको हम इसी को इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी, जब हम इक्वेशन फर्स्ट में log a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ log a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से है log r इक्वल टू थीटा इंटू में log a, तो थीटा इंटू में log a की वैल्यू है 1/r और यहाँ से dr अपॉन डी थीटा। क्लियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। हमने सिंपल इक्वेशन से क्या निकाल ली, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो dr अपॉन डी थीटा। इसको हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये जो r है यह आप मल्टीप्लाई में भी लगा सकते हो, या फिर इसको पहले अलग अलग करके बाद में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पुट करते हैं, पुट dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr। क्लियर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद है जो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगी वो है माइनस r स्क्वायर डी थीटा बाई dr। अब यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो ये log r एज इट इज, log r इक्वल टू ये थीटा, ये भी एज इट इज, इनटू में ये 1/r है, 1/r, और dr अपॉन डी थीटा की जगह क्या लिखना है, माइनस r स्क्वायर डी थीटा बाई dr। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस r स्क्वायर डी थीटा बाई dr। क्लियर। तो अब ये थीटा को हम डिवाइड में ले आते हैं, तो ये होगा log r अपॉन थीटा इक्वल टू, अब 1/r के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, r से r कैंसिल हुआ, माइनस r डी थीटा अपॉन dr होगा। क्लियर। अब dr यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, log r dr, और इस r को यहाँ डिवाइड में ले आओ, इनके अपॉन r इक्वल टू, वहाँ से वैल्यू क्या बची, माइनस में डी थीटा है, और ये थीटा कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो माइनस थीटा डी थीटा। क्लियर। अब वेरिएबल सेपरेबल के हेल्प से हमने r वाले अलग कर लिए और थीटा वाले अलग से लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। अब जब इंटीग्रेशन करोगे log r बाई r, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से पॉसिबल है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। हम पुट करेंगे log r को t, अब log r का डेरिवेटिव 1/r dr इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो 1/r dr ये तो dt, और इसकी जगह log r की जगह हमने क्या पुट किया था, t, तो ये क्या बनेगा t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t स्क्वायर बाय 2, और नेक्स्ट स्टेप में जो t की वैल्यू है वो क्या है, log r, तो हम यहाँ लिख देंगे log r का होल स्क्वायर और बाय में 2। अब राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन करते हैं। राइट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल है, माइनस में जो थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा वो आएगा थीटा स्क्वायर बाय 2। क्लियर। अब उसके बाद
हम इसको इसके इक्वल लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ लिख लेते हैं जो लास्ट में इंटीग्रेशन आया है माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, लेकिन प्लस में हमें क्या लगाना होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ लगाते हैं सी स्क्वायर बाई 2। अब आपको लग रहा है कि यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लेना चाहिए था, लेकिन सी स्क्वायर बाई 2 क्यों लिया। अगर आप यहाँ सी भी लेते हैं तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। अब सी स्क्वायर बाई 2 लिखा है यहाँ पे। अब सी स्क्वायर बाई 2 जानबूझ के लिए गया ताकि ये जो 2 है दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाए। तो इस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 2 से तो ये कंप्लीट क्या होगा, कैंसिल। वैल्यू क्या आई कि जो log ऑफ आर का होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब अगर सिर्फ आपको log आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालोगे, सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, अगर सिंपली आर की वैल्यू निकालनी हो तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी आर इज इक्वल टू ए टू द पावर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ सी स्क्वायर बाई 2 ना लेते, अकेला क्या ले लेते, सी ले लेते, तो यहाँ से वैल्यू क्या आती, log ऑफ आर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, ये वैल्यू क्या हो जानी थी 2, इसको C1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2C1 और 2C1 क्या बन जाता, फिर बाद में उसको C लिख देते। तो अब यहाँ से जो log r की वैल्यू आएगी उसको हम लिख सकते हैं c माइनस थीटा स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और r की वैल्यू को e की पावर इंटेग्रल c माइनस थीटा स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू भी निकाल रहे हैं तो ये भी सही है, गलत नहीं होगा। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो बुक में आंसर गिवन होते हैं स्टूडेंट वहाँ आंसर मैच करते हैं, और आंसर बुक में गिवन है सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब वो कब आएगा, जब यहाँ सी स्क्वायर बाई 2 लोगे। लेकिन अब आपको पहले थोड़े ना आइडिया है कि जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो सी स्क्वायर बाई 2 लेना है, वो आप सी भी ले सकते हो। अगर आपका आंसर ये भी आ जाता है तो ये भी सही है, बिकॉज सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट और सी स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ये सिर्फ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फैमिली ऑफ पैराबोलास हैज ए कॉमन फोकस। अब फैमिली ऑफ पैराबोलास की इक्वेशन है जिसमें फोकस पॉइंट कॉमन है और जो एक्सिस है वो भी क्या है, कॉमन। इसकी हमने ऑर्थोगोनल फैमिली यानी कि ऑर्थोगोनल जो ट्राइजेक्टरीज है उनकी इक्वेशन निकालनी है अभी। तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, जो इक्वेशन हम सपोज करते हैं वो है इज, हम सपोज कर लेते हैं कि L बाई आर इक्वल टू होगा 1 प्लस कोस थीटा के, ठीक है ना। ये क्लास 11th में भी आए होंगे इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन किस तरीके से हम सपोज करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व किस टाइप से होती है। अब यहाँ जो L है वो क्या है, पैरामीटर है, वेयर L है जो वो एक पैरामीटर है जिसको रिमूव करके हमने क्या निकालनी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा है, तो यहाँ से L की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, L इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, L पैरामीटर है तो थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर एज इट इज। अब 1 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव 1 का 0, कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्लियर, प्लस अब 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, और यहाँ से r का डेरिवेटिव होगा डी आर अपॉन डी थीटा, क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये क्या आई, इक्वेशन 1 से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया कि जो L पैरामीटर था उसको रिमूव कर दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेंज करते हैं, पुट ये जो डी आर अपॉन डी थीटा है इसको हम पुट कर लेते हैं माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। तो इसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं ना, तो 1 प्लस कोस थीटा इनटू में ये माइनस में आएगा माइनस आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, माइनस आर दोनों में से कॉमन लेके राइट साइड 0 कर देते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा,
और इनटू में यहाँ से क्या बचेगा, अकेला r, और ये क्या आएगा dr अपॉन डी थीटा। यानी कि इसको ऐसे समझो, इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड माइनस आर से डिवाइड कर दिया। माइनस आर से डिवाइड करोगे ये भी क्या बचेगा, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अब इस तरीके से इसको r, अब यह एक काम करते हैं, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा से जब डिवाइड करोगे तो r इंटू 1 प्लस कोस थीटा बाय में क्या आएगा, साइन थीटा, इंटू में dr अपॉन डी थीटा। जब साइन थीटा से डिवाइड करोगे यहाँ क्या हो जाएगा 1, और लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो क्या आएगा, माइनस का 1। क्लियर। और ये जो r है यहाँ पे r मल्टीप्लाई में था और राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में। क्लियर। अब ये डी थीटा भी यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, dr अपॉन डी थीटा हमने पुट किया है। लेकिन अब यहाँ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा dr अपॉन डी थीटा होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, डी थीटा तो ऊपर की हो तो चाहिए था, यानी कि यहाँ से थीटा की रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने रखा था माइनस डी थीटा बाई dr की है, सवाल गलत कर दिए। तो एक वैल्यू गलत लिखी गई, सारा गड़बड़ हो गया। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फैमिली ऑफ पैराबोलास हैज ए कॉमन फोकस एंड कॉमन एक्सिस, फाइंड द ऑर्थोगोनल फैमिली, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। अब इक्वेशन गिवन नहीं है, इन्होंने क्या दे रखा है कि जो फोकस पॉइंट है वो कॉमन है और जो एक्सिस है जिस पे पैराबोला बना हुआ है वो भी क्या है, कॉमन है। तो फैमिलीज ऑफ कर्व की इक्वेशन क्या होगी, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। अब पैराबोलास की जो फैमिली है उसकी इक्वेशन को हम सपोज कर रहे हैं अभी, इज वो क्या है, हम मान लेते हैं कि वो L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा है। अब आपको पता होना चाहिए कैसे सपोज किया है, क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस पॉइंट, एक्सिस, सारा कुछ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो ये L मैंने लिखा है ये एक पैरामीटर है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। L A B C आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, R की मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, L। अब L पैरामीटर को रिमूव करके हमने क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, R एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर। उसके बाद प्लस 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, और R का डेरिवेटिव क्या हुआ, dr अपॉन डी थीटा। L कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। क्लियर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। ये सिंपल इक्वेशन से ही हमने किस में चेंज कर दी, डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हम पुट करते हैं, जो ये dr अपॉन डी थीटा है, अगर ये अकेला है तो इसको हम क्या पुट करेंगे, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर पुट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी आर, यहाँ पे माइनस आर साइन थीटा, ये तो एज इट इज है ही, इक्वल टू 0। अब इसमें भी माइनस आर है, इसमें भी माइनस आर है, तो इस इक्वेशन को दोनों साइड हम माइनस आर से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस कोस थीटा, ये इंटू में क्या ओनली आर बचेगा, और ये डी थीटा अपॉन डी आर एज इट इज। अब माइनस आर से डिवाइड किया तो ये प्लस का क्या रहेगा, ओनली साइन थीटा इक्वल टू 0। अब एक बार और, अब यहाँ तो हमने किससे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय माइनस आर। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा से भी डिवाइड कर लेते हैं। जब साइन थीटा से डिवाइड करोगे ये वैल्यू आएगी r इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा, इंटू डी थीटा बाई डी आर। अब ये साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो गया, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर। ये क्या हुआ -1। अब r यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको भी डिवाइड में ले जाते हैं, यहाँ dr मल्टीप्लाई में है और सॉरी डिवाइड में है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। अभी दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करोगे
तो यहाँ से इसको आगे लिख देता हूँ, हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 1 बाय साइन क्या बनेगा, 1 बाय साइन बनेगा कोसिकेंट थीटा, प्लस कोस बाय साइन क्या बनेगा, यहाँ से कोट थीटा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वल टू इंटीग्रल -1 बाय आर, और ये क्या होगा डी आर। अब कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, प्लस अब कोट थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन थीटा। ये क्लास 12th के फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी, या फिर इसको हम राइट साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं तो -1 बाय आर डी आर, और राइट साइड में log c लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिर्फ एक इंटीग्रेशन रह गया हमारा, तो log ये हुआ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस log ऑफ साइन थीटा। अब माइनस में 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओ सॉरी माइनस था तो ये लेफ्ट साइड आगे क्या होगा प्लस, तो 1 बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ आर इक्वल टू क्या हुआ log c। अब लेफ्ट साइड में log m प्लस log n, फिर log m प्लस log n 3 बार है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई में log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log mn, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में r इक्वल टू क्या आएगा log c। तो log फंक्शन से log फंक्शन ये क्या हो कैंसिल। अब साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख सकते हैं और साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो अकेला क्या रहेगा 1, माइनस कोट को क्या लिखा जा सकता है कोस बाय साइन, साइन से साइन कटेगा तो ओनली क्या वैल्यू बचेगी कोस थीटा, इनटू में क्या रहा r इक्वल टू c। अब r की वैल्यू निकालोगे तो c/1 माइनस कोस थीटा, यही क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। क्लियर, ये क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की क्या ही रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 70 तक है वो सारे किस फॉर्म में थे, यानी कि पोलर के फॉर्म में थे, पहले वाले कार्टेशियन फॉर्म में थे। तो पोलर फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का यही तरीका है। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 1 to 11, और जो क्वेश्चन नंबर 12 to 17 है वो थे पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन। तो दोनों का अलग अलग मेथड है, बस वहाँ एक्स वाई था, यहाँ थीटा आ गया, और तो कुछ नहीं, बाकी तो सारा प्रोसीजर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। अब इसका आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 17 भी रहता है, वो आप खुद से करोगे या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।